Hello everyone, welcome to IQTab. Now in this particular video, we are going to talk about a very sensitive issue. That is, we are going to talk about the Rohingyas. Now, you must have heard this particular term. आपने Rohingyas के refugee crisis के बारे में काफी सुना होगा. But in this particular video, we are trying to find out what is the historical context of Rohingyas. Exactly Rohingyas किस particular country से belong करते हैं and what is their historical background. Now you must have heard कि Rohingyas actually belong to Myanmar. But there are some historical contexts which also say that they belong to India and they also have some ethnic clearances from India also. So we need to understand in detail कि exactly Rohingyas किस particular country से belong करते हैं. But before that, we must understand कि what is the ongoing refugee crisis in India, that too relating to Rohingyas. Now, first things first, जब भी Rohingyas word हमारे दिमाग में आता है, we instantly think of Myanmar. Because this Rohingya crisis has been going on in Myanmar since a very long time, especially since 1950s. तब से ये प्रॉब्लम चल रही है एंड इंडिया के अंदर जो रोहिंग्या क्राइसिस है बिकॉज ऑफ दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज एक्चुअली इंसिस्टिंग कि रोहिंग्यास को वापस डिपोर्ट करना है टू म्यांमार. सो इंडिया इज एक्चुअली ट्राइंग टू डिपोर्ट देम बैक टू म्यांमार. इसका मतलब क्या है? इंडियन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट एक्चुअली रोहिंग्यास आर फ्रॉम म्यांमार ओनली. नाउ इंडियन गवर्नमेंट जो उनको वापस कर रही है उसका जो मेन रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. बिकॉज इंडिया के कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मानना है दैट सम ऑफ द रोहिंग्यास ग्रुप जो कि रेडिकल रोहिंग्यास है दे कैन एक्चुअली शेक हैंड विद जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो भारत के लिए सिक्योरिटी का खतरा पैदा कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज एक्चुअली ट्राइंग टू डिपोर्ट देम बैक टू म्यांमार. नाउ देखिए, भारत जो है लगातार जो म्यांमार का जो गवर्नमेंट है उसको ये कह रहा है कि इंडिया से जितने भी रोहिंग्यास वापस जाना चाहते हैं म्यांमार शुड टेक देम बैक ताकि जितने भी लोग हैं वो अपने घर वापस जा सके. बट द पॉइंट इज कि इवन आफ्टर इंडिया हैज क्लेम टाइम एंड अगेन कि म्यांमार की गवर्नमेंट को रोहिंग्यास को वापस लेना चाहिए, बट एक्चुअली म्यांमार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. द रीजन बीइंग म्यांमार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिकॉज म्यांमार इस रोहिंग्यास को अपना सिटीजन्स नहीं मान रहा है. साथ ही साथ म्यांमार का स्टेटमेंट ये है कि जो रोहिंग्यास है दे आर एक्चुअली इमिग्रेंट्स जो कि बांग्लादेश से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम में म्यांमार पहुंचे थे. मतलब द स्टेटमेंट ऑफ म्यांमार इज दैट दे आर एक्चुअली बांग्लादेशीज जो कि एक्चुअली म्यांमार में चले गए हैं. ठीक है, तो म्यांमार इसे खुद ही एक टाइप का इमिग्रेंट मानते हैं. सो दे थिंक दे कि जो रोहिंग्यास है दे आर नॉट एक्चुअली द सिटीजन्स ऑफ म्यांमार, दे आर एक्चुअली द सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश. नाउ इस पर्टिकुलर इशू को आई टेल यू इन डिटेल, बट फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश भी यहां पर कहीं ना कहीं ये चीज नहीं मानता है. बांग्लादेश का मानना यह है कि जो रोहिंग्यास है दे एक्चुअली बिलोंग टू म्यांमार ओनली एंड जो भी रोहिंग्यास जो कि बांग्लादेश के अंदर चले गए हैं दे आर काइंड ऑफ रिफ्यूजीज, यानी कि बांग्लादेश भी इन्हें सिटीजनशिप देने को रेडी नहीं है एंड सिमिलरली म्यांमार इज ऑल्सो नॉट रेडी टू गिव देम सिटीजनशिप. नाउ बिकॉज ऑफ दिस दीज रोहिंग्यास एक्चुअली पासिंग अराउंड एक पर्टिकुलर स्टेट से सेकंड स्टेट की तरफ जा रहे हैं. मतलब कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही बांग्लादेश ले रहा है, ना ही म्यांमार ले रहा है, ना ही इंडिया ले रहा है, ना ही कोई और कंट्री ले रहा है. बिकॉज ऑफ दैट यूनाइटेड नेशन हैज started a new term called as stateless and this particular stateless term has been used for Rohingyas only. Now I hope आपको समझ आ गया the stateless term किसके लिए यूज हो रहा है. They are actually being used for Rohingyas. Now in this particular video the main agenda is we need to understand who actually Rohingyas are. हमें समझना है. देखिए, एक तरफ तो आप जानते हैं कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो लगातार क्रैकडाउन कर रही है रोहिंग्यास के ऊपर. बिकॉज ऑफ दिस ये एक टाइप का इंटरनेशनल इशू बन गया है. दिस हैज नॉट रिमेन्ड जस्ट काइंड ऑफ अ डोमेस्टिक इशू बट दिस हैज एक्चुअली बिकम एक टाइप का इंटरनेशनल इशू बन गया है. नाउ बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली रोहिंग्यास किस पर्टिकुलर स्टेट के हैं. देखिए, एक तरफ तो म्यांमार से वो अपने हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी को यूज करते हैं. इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट, जो रोहिंग्यास हैं दे एक्चुअली बिलीव कि दे आर एक्चुअली रेजिडेंट्स ऑफ म्यांमार ओनली. ठीक है, बट ऑब्वियसली जो म्यांमार के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, मतलब जो एक्चुअली पॉपुलेशन जो म्यांमार की है, दे डोंट बिलीव इन दिस थिंग एंड इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया. दे डोंट बिलीव कि एक्चुअली जो जितने भी रोहिंग्यास हैं दे बिलोंग टू म्यांमार. ठीक है, साथ ही साथ जो रोहिंग्यास हैं उनको सिटीजनशिप राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है म्यांमार. ठीक है, म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उनको सिटीजनशिप राइट भी प्रोवाइड नहीं करती है. नाउ ऑन द अदर हैंड एक बैड न्यूज रोहिंग्यास के लिए ये है दैट देयर इज अ वेरी स्कैंट हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो कि एक्चुअली लिंक कर सके म्यांमार को रोहिंग्यास से. इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तरफ तो हमने देखा कि रोहिंग्यास लगातार अपने आप को म्यांमार का सिटीजन बताते हैं, बट ऑन द अदर हैंड म्यांमार इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एक्चुअली. बट ऑन द अदर हैंड अगर रोहिंग्यास को यहां पर कोई सपोर्ट कर सकता था दैट वुड हैव बीन हिस्टोरिकल एविडेंसेस, बट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो एक्चुअली रोहिंग्यास को म्यांमार के साथ कनेक्ट कर सके. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली रोहिंग्यास को यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. नाउ फॉर आवर नॉलेज इट वुड बी रियली गुड अगर हम रोहिंग्यास के डायरेक्टली हिस्ट्री को ही चेक करना स्टार्ट कर दें. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ रीजन कॉल्ड एज अराकान रीजन. दिस इज द रीजन जहां से एक्चुअली रोहिंग्यास बिलोंग करते हैं. सो वी नीड टू
लिंक द हिस्ट्री ऑफ अराकान, वी नीड टू सी द हिस्ट्री ऑफ अराकान, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली अराकान का कॉन्टेक्स्ट क्या है। नाउ देखिए, अराकान के अंदर इस्लामिक पॉपुलेशन का हमें कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, बिकॉज यू नो दैट रोहिंग्याज आर अ मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट? सो वी नीड टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि एग्जैक्टली मुस्लिम जो है वो अराकान रीजन के अंदर कैसे आते हैं। देखिए, जो अराकान रीजन है उसका जो पहले नेम था दैट वाज कॉल्ड एज रखाइन, ठीक है? सो रखाइन ही एक्चुअली अराकान है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्दर्न म्यांमार। नाउ नॉर्दर्न म्यांमार के अंदर देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज रखाइन रीजन। दिस इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल होम ऑफ द रोहिंग्याज, यानी कि जितने भी रोहिंग्या पॉपुलेशन है दे एक्चुअली बिलोंग टू दिस रखाइन प्रोविंस। नाउ ये जो रखाइन प्रोविंस है दे एक्चुअली हैड अ पोरस बॉर्डर विद बांग्लादेश का जो प्लेस है कॉल्ड एज चिटागोंग। नाउ ये पर्टिकुलर प्लेस एंड रखाइन एंड चिटागोंग दे हैड अ पोरस बॉर्डर एंड दे हैड अ कॉमन बाउंड्री कॉल्ड एज नाफ रिवर। सो दिस पर्टिकुलर रिवर इज स्टिल प्रेजेंट, नाफ रिवर अभी भी प्रेजेंट है और ये अभी भी कहीं ना कहीं एक बाउंड्री बनाता है बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश। सेम ये जो रिवर है इट एक्चुअली यूज टू क्रिएट अ बाउंड्री, आज से काफी साल पहले एक बाउंड्री की तरह काम करता था, ठीक है? इसी चीज को यहां पर यूज करके एक टाइप का कहीं ना कहीं एक बाउंड्री की तरह उसको डिसाइड किया गया था बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश। नाउ जब अभी जो म्यांमार है, जब ये मॉडर्न स्टेट नहीं बना था, उससे पहले कोई भी एग्जैक्ट बॉर्डर हमारे पास डिमार्केटेड नहीं था। देयर वाज अ सिंगल रिवर दैट वाज कॉल्ड एज नाफ रिवर एंड यही नाफ रिवर कहीं ना कहीं और दोनों ही स्टेट को यानी कि दोनों ही कंट्री को डिवाइड करता था। बट देयर वाज नॉट अ वेरी वेरी हार्श बॉर्डर, एक बहुत ही पोरस बॉर्डर था जहां से देयर वाज अ फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ पीपल। मतलब बांग्लादेश से लोग म्यांमार में जाया करते थे एंड सिमिलरली जो म्यांमार के लोग हैं वो बांग्लादेश में जाया करते थे। सो दिस वाज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमिना। ना इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर मैप, आपको यहां पर समझ आएगा दिस इज इंडिया एज यू कैन सी। यहां पर आप बांग्लादेश देख सकते हैं एंड हियर वी हैव म्यांमार। म्यांमार का जो यहां पर आप सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रखाइन स्टेट। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड एज चिटागोंग, जो कि बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट है। एंड चिटागोंग और जो रखाइन स्टेट है दोनों के बीच में जो ये बॉर्डर था दैट वाज टोटली पोरस और यहां पर देयर इज अ रिवर दैट इज कॉल्ड एज नाफ रिवर। ये जो नाफ रिवर है, ये नाफ रिवर एक टाइप की बाउंड्री की तरह काम करता था यहां पर इन दोनों के बीच में, ठीक है? नाउ लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे दैट इज एक्चुअली आर्टिस्टिक एक टाइप का शो है जहां आप देख सकते हैं दिस इज द रिवर। नाउ एज यू कैन से दिस इज द रिवर, दिस रिवर इज कॉल्ड एज नाफ रिवर। नाफ रिवर के जो जितने भी पार्ट भी आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ करंट बांग्लादेश एंड जो ईस्टर्न साइड में दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ म्यांमार। तो दिस वाज द काइंड ऑफ बाउंड्री जो कि पहले एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है? सो देयर वाज नॉट अ वेरी हार्श बॉर्डर, इजीली लोग इसको नेविगेट करके इस तरफ जा सकते थे, यहाँ के लोग इस तरफ आ सकते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस वाज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी पोरस बॉर्डर। नाउ इफ यू विल सी द प्री कॉलोनियल डेज, तो जो अराकान का जो रीजन था दैट इज द करंट रखाइन का जो रीजन था दैट वाज अ इंडिपेंडेंट किंगडम, एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट किंगडम था जो कि एक तरफ से बर्मा का किंगडम और एक तरफ से इंडिया के अंदर जो मुगल किंगडम था, इन दोनों के बीच में आया करता था। नाउ इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर इमेज, दिस इज इंडिया जहां पे उस टाइम मुगल रूल्स थे, राइट? एंड बर्मा के अंदर देयर वाज बर्मास। नाउ बीच में जो ये पार्ट आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज रखाइन रीजन एंड रखान के अंदर देयर वाज अ अराकान किंगडम, ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर किंगडम वाज देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। नाउ द ईयर वाज 1459 व्हेन द अराकान किंगडम के जो किंग थे, जो राजा थे उस पर्टिकुलर अराकान के, व्हाट ही डिड वाज वो बांग्लादेश गए एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड टू कंट्रोल अ लार्ज पोर्शन ऑफ बांग्लादेश एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उन्होंने बांग्लादेश के एक लार्ज पोर्शन को जीत लिया और उसको उन्होंने कंकर कर लिया एंड ही स्टार्टेड रूलिंग ओवर दैट पर्टिकुलर ओवर। नाउ बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन था दैट वाज एक्चुअली अ मुस्लिम पॉपुलेशन, बट जो यहाँ का पॉपुलेशन था दैट वाज अ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। नाउ यहाँ पर क्या होता है, ओवर द ईयर्स जो अराकान था, जो यहाँ पर अराकान था, इस अराकान के अंदर ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश के मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स आ गए, यानी कि जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स थे वो साथ में रहने स्टार्ट हो गए एंड बिकॉज ऑफ दैट एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो गया बिटवीन मुस्लिम्स एंड जो अराकान के जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट थे इन दोनों के बीच में एंड बिकॉज ऑफ दैट द एक्चुअल थिंग स्टार्टेड। नाउ देयर इज एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, उनका नाम है फरजाना खजी फहमीदा, शी इज द वन, ठीक है? शी हैड सेज मतलब उन्होंने एक चीज कहा कि जो अराकान के अंदर जो मुस्लिम का इन्फ्लुएंस आया बिकॉज ऑफ बांग्लादेश, मतलब जब अराकान के रीजन जो राजा थे उन्होंने जब बांग्लादेश को जीता उसके बाद जो बांग्लादेश का मुस्लिम इन्फ्लुएंस था जब वो अराकान के अंदर यानी कि म्यांमार के अंदर जाना स्टार्ट हुआ तो वो इतना प्रीडोमिनेंट था तो कि जो जितने भी बुद्धिस्ट राजा थे ना उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस्लाम का काफी ज्यादा इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। एंड वन थिंग दैट हैपेंड वाज कि जो बंगाली मुस्लिम्स थे वो बुद्धिस्ट मतलब अराकान के लोग थे उन दोनों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गए एंड देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दिस एक्चुअली लेड टू एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश। इन शॉर्ट बिटवीन द बुद्धिस्ट एंड द मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी दोनों के बीच में काफी अच्छा यहाँ पर एक टाइप का जो बॉन्ड था वो बनना स्टार्ट हो गया। देन केम द टाइम ऑफ 1784, देयर वाज अ किंग, द किंग ही वाज कॉल्ड एज बोडापाया। नाउ बोडापाया ही वाज द किंग ऑफ म्यांमार।
बर्मा के राजा थे, व्हाट ही डिड वाज ही अटैक्ड ऑन अराकान एंड ही कंकर्ड द अराकान। उसके बाद ही देयर वाज अ किंगडम कॉल्ड एज आवा किंगडम। लेट मी शो यू आवा किंगडम। अगर आप इसे देखेंगे, दिस इज आवा। नाउ दिस इज द एंटायर म्यांमार। म्यांमार के बिल्कुल बीच में देयर वाज रीजन कॉल्ड एज आवा। व्हाट ही डिड वाज ही अटैक्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज कॉल्ड एज रखाइन। इस रखाइन को उन्होंने आवा किंगडम का पार्ट बना लिया एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड वाज ही एक्चुअली started to rule that particular area very very oppressively, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्ति के साथ, ठीक है। ही स्टार्टेड वो उन्होंने इसको रूल करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट हैपेंड वाज जो अराकान के लोग थे जो कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर रूल को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट रिबेल कर दिया। द राजा जो था, राजा इनके पीछे गए, तो मतलब व्हाट हैपेंड वाज जो अराकान के लोग थे, बोथ बुद्धिस्ट प्लस मुस्लिम्स, ऑब्वियसली हम देख चुके हैं बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों ही अब यहाँ पर रहना स्टार्ट कर चुके थे। सो बोथ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम दे स्टार्टेड फ्लीइंग। उन्होंने इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ दिया एंड दे स्टार्टेड एंटरिंग द नेबरिंग रीजन ऑफ बंगाल दैट वाज एट दैट पर्टिकुलर टाइम अंडर द ब्रिटिश रूल। नाउ वंस अगेन लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर मैप। नाउ यहां के जितने भी लोग थे दे एक्चुअली स्टार्टेड एंटरिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट जो कि अभी का बांग्लादेश है, बट उस टाइम का ब्रिटिशर इंडिया का जो पार्ट हुआ करता था। सो दे स्टार्टेड एंटरिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ब्रिटिशर्स थे उनको उनकी नजर इस चीज पे जाती है। सो ओवर द इयर्स व्हाट हैपेंड वाज ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू कॉलोनाइज बर्मा। बर्मा यानी कि जो म्यांमार वाला पार्ट है उस पर उन्होंने अटैक किया और उसको जीत लिया। जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से बर्मा को कॉलोनाइज कर लिया था तो व्हाट दे डिड, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अराकान को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल के अंदर लिया है। नाउ अराकान नहीं, देखिए जो अराकान के जो लोग थे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान थे बिकॉज ऑफ द किंग। जो बर्मा के किंग थे उससे काफी ज्यादा परेशान थे। सो जब ब्रिटिशर्स ने उनको हराया, बर्मा के किंग को हराया और अराकान को जब अपने अंदर कर लिया, दे वर एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी टू बी विद द ब्रिटिशर्स। और अब देखिए ब्रिटिशर्स को एक तरफ ये भी चल रहा था कि ऑल्दो हमने इसको जीत तो लिया है बट देयर शुड नॉट बी ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस या फिर प्रोटेस्ट बर्मा के अंदर नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, बर्मा के अंदर कुछ इंडियन पॉपुलेशन को डालना स्टार्ट कर दिया। फॉर दैट व्हाट इंडिया मतलब व्हाट ब्रिटिशर्स डिड व्हाट, कुछ लोग इंडिया से और कुछ लोग बांग्लादेश से, मेजॉरिटी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे उसको उन्होंने उठा के अराकान का रीजन यानी कि जो म्यांमार का रीजन है वहां पर डालना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। सो दिस इज इंडिया, दिस इज वी हैव बांग्लादेश एंड दिस इज वी हैव म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर क्या हुआ, इंडिया की और बांग्लादेश की पॉपुलेशन को डालना स्टार्ट कर दिया बाय द ब्रिटिशर्स इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया उस पर्टिकुलर टाइम की थी उन्होंने कर दिया, ठीक है, ताकि किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस ना हो। नाउ दिस इज द आर्टिस्टिक फिगर जो कि शो करता है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अटैक किया था म्यांमार के ऊपर, जो बर्मा के राजा थे उसके ऊपर अटैक किया था एंड आफ्टर दैट दे एक्चुअली वन। ऑलराइट, नाउ ओवर द इयर्स व्हाट हैपेंड वाज ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट बर्मा। 1947 was the year जब फाइनली इंडिया को आजादी मिलती है, साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको आजादी मिल जाती है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जितने भी इंडियंस जो थे वो जो कि ब्रिटिशर्स के साथ गए थे वो सबके सब मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली फॉलोड बैक और सबके सब वापस आ गए। अब देखिए एक तरफ समझिए, ऑब्वियसली इफ देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज म्यांमार, नाउ म्यांमार के अंदर ऑलरेडी देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिज्म ऑफ मुस्लिम्स, ये दोनों ऑलरेडी रह रहे थे। नाउ साथ ही साथ एक और पॉपुलेशन यानी कि जो इंडिया प्लस बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो भी अगर सोचिए म्यांमार के अंदर आके रहने लगेगी तो विल दीज पीपल लाइक देम? नो दे वोंट, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट हैपेंड वाज ये जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स थे वो कहीं ना कहीं इन इंडिया एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट हो गए एंड दे स्टार्टेड लॉबिंग अगेंस्ट देम। नाउ ऑलरेडी जो ये म्यांमार के लोग थे उनके दिमाग में ऑलरेडी नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। नाउ बिकॉज ऑफ दैट अगर दूसरी कंट्री के लोग अगर उनकी कंट्री में आके रहते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फाइनली जब ब्रिटिशर्स 1947 में बर्मा को छोड़ के जाते हैं और कुछ इंडियन पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली उनके साथ चली गई, बट कुछ ऐसे मुस्लिम्स थे जो हु एक्चुअली डिसाइडेड टू स्टे बैक, दे डिसाइडेड कि हम म्यांमार में ही रहेंगे। बट ऑलरेडी हमने देखा कि जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स थे उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई दूसरी कंट्री का जो पर्सन है वो यहाँ पर आके हमारे साथ रहे। नाउ बिकॉज ऑफ दैट कम्युनल क्लैशेस स्टार्टेड। यहाँ पर जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन जो यहाँ पर आई थी दे स्टार्टेड फाइटिंग विद दीज पीपल, जो कि ओरिजिनल लोग जो थे उनके साथ उनकी कहीं ना कहीं फाइट वगैरह स्टार्ट हो गई। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज बहुत सारे जो अराकान के जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान नाम का एक कंट्री एक न्यू कंट्री बना है एंड दैट टू ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स, ठीक है। अब देखिए अराकान के मुस्लिम्स कौन थे, दे वर द पीपल जो कि इंडिया और बांग्लादेश से गए थे और म्यांमार में रह रहे थे। नाउ दे सॉ कि हम भी मुस्लिम्स हैं, राइट। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जितने मुस्लिम्स थे उन लोगों ने अपनी एक अलग कंट्री बना ली, तो सिमिलरली जो इंडिया और बांग्लादेश के वो मुस्लिम्स जो कि म्यांमार में गए हैं दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग कि उन्हें भी कुछ ऑटोनोमस रीजन्स मिलने चाहिए, कुछ उन्हें भी कुछ एथनिक ग्राउंड्स पे कुछ एक अलग स्टेट मिलना चाहिए, एक अलग नेशन मिलना चाहिए। नो म्यांमार के जो बुद्धिस्ट लोग थे और जो ओरिजिनल मुस्लिम्स थे वो ऑलरेडी इनके अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेट करते थे। उन्होंने क्या हुआ पूरी तरीके से इनका सिटीजनशिप वगैरह भी छीन लिया, मतलब इन लोगों का जो इंडिया और बांग्लादेश के लोग थे उनसे पूरी तरीके से छीन लिया जो अराकान के मुस्लिम्स थे और उनको उस पर्टिकुलर स्टेट से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। नाउ
व्हाट रोहिंग्या स्टार्टेड मतलब डूइंग वाज, वो सारे के सारे लोग जो कि ऑलरेडी म्यांमार के अंदर रह रहे थे, वो डर के वहां से चिटागोंग यानी कि बांग्लादेश भागे, वापस चिटागोंग से अराकान, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट स्टार्ट हो गई। नाउ वही सारे के सारे लोग जो कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज के अंदर फंसे हुए थे, दे आर राइट नाउ टर्म्ड एज रोहिंग्यास, उन्हीं को रोहिंग्यास कहा जाता है। सो एक्चुअली रोहिंग्यास का अगर आप देखिए कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं था। रोहिंग्यास जो वर्ड है वो 1950s यानी कि जब ब्रिटिशर्स गए उसके बाद एक्चुअली पहली बार यूज होना स्टार्ट होता है। तो रोहिंग्यास का किसी भी टाइप का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ना ही आपको बांग्लादेश के अंदर मिलेगा, ना ही आपको म्यांमार के अंदर मिलेगा, ना ही आपको इंडिया के अंदर मिलेगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन वाई कोई भी पर्टिकुलर कंट्री इनको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। राइट, सो दिस डिबेट स्टार्टेड कि एग्जैक्टली रोहिंग्या की आइडेंटिटी किस पर्टिकुलर कंट्री के पास है। इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास नहीं है, बिकॉज हर एक कंट्री ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी कंट्री पे डालने की कोशिश कर रही है। नाउ जो म्यांमार के बुद्धिस्ट है, दैट इज रखाइन के जो बुद्धिस्ट है, दे बिलीव कि जो रोहिंग्या टर्म है वो एक फैब्रिकेटेड रिलीजियस आइडेंटिटी है। इसका मतलब है जोर जबरदस्ती से बनाया गया है। दिस इज नॉट अ ओरिजिनल रिलीजियस आइडेंटिटी, दिस इज अ फैब्रिकेटेड वन। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली नहीं है जो कि रोहिंग्यास की हिस्टोरिकल जो क्लेम्स है उसको साबित कर सके दैट दे एक्चुअली बिलोंग टू म्यांमार और बांग्लादेश और एनी कंट्री। किसी चीज से भी वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ एक्चुअली जो रखाइन के बुद्धिस्ट है उनका ये मानना है कि जितने भी रोहिंग्यास हैं दे आर काइंड ऑफ इमिग्रेंट्स। ये वो इमिग्रेंट्स हैं जिसको ब्रिटिशर्स लेकर आए थे फ्रॉम मॉडर्न डे बांग्लादेश, एंड दैट इज वाई जो म्यांमार के लोग हैं वो बिलीव करते हैं दैट रोहिंग्यास एक्चुअली पार्ट ऑफ बांग्लादेश। तो उनको बांग्लादेश के लोग जो है वो उन्हें अपने सिटीजन की तरह इंक्लूड करने चाहिए। बट रोहिंग्यास ऑन द अदर हैंड वो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं दैट दे एक्चुअली बिलोंग टू म्यांमार, दे बिलोंग टू बर्मा, एंड दैट्स व्हाई दे एक्चुअली वांट टू गो बैक टू म्यांमार। सो दिस इज द बिगेस्ट टर्म। नाउ अगर आप रोहिंग्या टर्म को देखेंगे तो जैसा हमने बात की किसी भी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सोर्स के अंदर रोहिंग्या टर्म नहीं मिलता है एक्सेप्ट अ सिंगल लेट 18th सेंचुरी टेक्स्ट। कुछ ही बहुत ही कम बुक्स है ऐसा जहां पर रोहिंग्या टर्म यूज होता है, एंड दैट टू आफ्टर 18th सेंचुरी। उसके अलावा कहीं पर भी रोहिंग्या टर्म यूज नहीं किया गया है। अगर आप प्रीडोमिनेंटली सेंस में देखेंगे तो ऐसा पता चलता है कि रोहिंग्या जो टर्म है वो 1950s एंड 60s यानी कि बेसिकली जब एक रिबेलियन होता है ना, जब म्यांमार के अंदर जब रिबेलियन होता है और जो रोहिंग्याज लोग हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में जो अराकानीज मुस्लिम्स हैं, वो जब अपनी डिमांड्स को रखना स्टार्ट करते हैं तब उन्होंने पहली बार रोहिंग्या टर्म्स को यहां पर यूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे स्टार्टेड सेइंग दैट वी वांट आवर शेयर। नाउ बहुत सारे डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट पीपल जो है वो अलग अलग चीजें मानते हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स है वो अलग अलग चीजें मानते हैं। जैसा कि रोहिंग्यास का एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट ये भी है दैट दे आर काइंड ऑफ मुस्लिम्स जिनके पास एशियन एंड मिडल एशियन के रूट्स हैं, बट दे एक्चुअली बिलोंग टू वेयर, दे बिलोंग टू रखाइन स्टेट। सो दिस इज व्हाट रोहिंग्यास से themselves about, मतलब उनका मानना है कि वो ऐसे मुस्लिम्स हैं जो एशियंस या फिर मिडल ईस्टर्न रूट से हैं, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन से ये मतलब बिलोंग करते हैं, एंड दे स्टे इन द रीजन ऑफ रखाइन। सो दिस इज व्हाट दे कॉल देमसेल्व्स। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखेंगे तो जैसा हमने बात की कोई भी ऐसा एविडेंसेस नहीं है, फिर कोई भी ऐसा सिंगल एविडेंस नहीं है जहां पर पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रखाइन स्टेट के अंदर एक साथ लिंक कर सके। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थिंग, राइट। नाउ फाइनली अगर आप एक चीज समझेंगे तो व्हाट आर द ग्रोइंग इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए दिस वाज अ काइंड ऑफ एक टाइप का एक टाइप का क्राइसिस था, मतलब एक टाइप का आइडेंटिटी क्राइसिस था दैट विच पर्टिकुलर स्टेट दे एक्चुअली बिलोंग टू। सिंपल, द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल कि किस कंट्री के हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट यहां पर ह्यूमैनिटेरियन असॉल्ट स्टार्ट हो गया। म्यांमार की जो मिलिट्री है दे एक्चुअली स्टार्टेड जियोपार्डाइजिंग द लाइफ ऑफ रोहिंग्यास। उन्होंने उनके ऊपर अटैक्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारी एथनिक क्लिंसिंग स्टार्ट हो गई, मतलब रोहिंग्यास को चुन चुन के मारा जाने लगा। जेनोसाइड मतलब मास मर्डर्स वगैरह होने लगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो सिंपल एक रोहिंग्या इशू था इट एक्चुअली इमर्ज्ड इनटू अ रोहिंग्या क्राइसिस। Actually, this was not a crisis. This was not meant to be a crisis. This was simply an identity issue which could have been solved by negotiation, जो बातचीत से सॉल्व हो सकती थी between म्यांमार, बांग्लादेश एंड इंडिया, because these are the three parties here. नो तीनों कंट्री को साथ में मिलकर यहाँ पर कुछ बातचीत करनी चाहिए, बट यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स एथनिक आइडेंटिटी बन गई है जहां पर रोहिंग्यास का जो रूट्स है वो मल्टीपल कंट्री से यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोहिंग्यास का इशू यहाँ पर एक इशू जो है एक टाइप की क्राइसिस की तरह इमर्ज हो गया। सो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की तरह हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश, India and Myanmar, these three countries, they need to sit down and talk together. They need to find out the solution, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, and only then जो रोहिंग्या का क्राइसिस है वो फाइनली पूरी तरीके से सॉल्व हो पाएगा। Now this particular Rohingya crisis, it is already causing problems in Myanmar, it is causing problems in India, and right now it is also causing problems in Bangladesh. I hope आपको ये पर्टिकुलर चीज जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ गई है। Now this particular topic was very very important. स्पेशली फ्रॉम GS2 पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर हम कास्ट, रेफ्यूजी स्टेटस, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इंडिया डज नॉट
have any kind of refugee का जो कोई लॉ नहीं है हमारे पास. But in spite this particular thing, India has done its share by helping different जितने भी refugee के communities वगैरह हैं उनको काफी ज्यादा help किया. But in this particular thing, we need to sit together, we need to think about it, we need to find out a solution. So this was this particular video. I hope आपको रोहिंग्यास का जो रोहिंग्या मुस्लिम का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया. Where do they belong to and how do they actually function? This all was part of this particular video. I hope you liked the video. Please do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.